बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही मेरे साथ खास मेहमान हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। धन्यवाद। सबसे पहले बाजार पर एक नजर हम डाल लेते हैं। तो बाजार में लगातार दूसरे दिन भी शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी सेंचुरी लगाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में 400 अंकों की शानदार तेजी रही। निफ्टी बैंक 150 अंक उछला। आज कुछ सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाजार में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखी। कारोबार के अंत में निफ्टी 121 अंक चढ़कर 19,800 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 394 अंक उछलकर 66,473 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 157 अंक चढ़कर 44,500 के स्तर पर बंद हुआ। और आइए अब एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं लगातार दूसरे दिन बाजार में इस मजबूती के क्या बड़ी वजहें हैं। लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त तेजी का माहौल, और आज इस तेजी के माहौल के पीछे ढेर सारी वजह थी। कुछ विदेशी बाजारों से, कुछ हमारी अपनी। अमेरिका में एक और अच्छा ट्रेडिंग सेशन। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार कल मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक, रसेल 2000 लगातार पांचवें दिन वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स है जो मजबूती के साथ बंद हुआ, यानी कि बाजार चुस्त दुरुस्त। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स थोड़े नीचे आते हुए दिखे हैं। अमेरिका में डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा हल्का फुल्का कमज़ोर होता दिखा। बस इससे ज़्यादा और अमेरिका में आपको चाहिए क्या? तो परफेक्ट संकेत। दूसरा संकेत कच्चे तेल का स्टेबल, घटा नहीं तो बढ़ा भी नहीं, $88 के आसपास। तीसरा संकेत विदेशों से जो आता हुआ इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें कहीं कोई नए बड़े डेवलपमेंट किसी तरफ से होते नहीं दिखे सिचुएशन को ख़राब करने वाले, और वो भी एक राहत की सांस वाले थे पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए। इन तीन मजबूत विदेशी संकेतों के बाद हमारे संकेतों में आइए। कल के सेशन में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी, बढ़िया क्लोजिंग भी देखी, और कल के जो आंकड़े एफआईज के थे, कैश मार्केट में भले ही 1000 करोड़ की बिकवाली के हो, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 4300 करोड़ से ज़्यादा की दमदार खरीदारी की, यानी कि एफआईज की बिकवाली का प्रेशर रुका और खरीदारी लौटने के पहले संकेत आते दिखे। और इसके अलावा लोकल फंड्स तो दम लगाकर खरीद ही रहे। इसने मूड ठीक किया। दिन के दौरान सितंबर महीने के म्यूचुअल फंड के डेटा है, फिर से पैसा आता दिख रहा है। पहली बार एसआईपी का आंकड़ा 16,000 करोड़ के पार निकला है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसने बाजार का मूड ठीक करने का काम किया। सीएलएसए ने भारतीय बाजारों को अपग्रेड किया, आईएमएफ ने अपना ग्रोथ का टारगेट बढ़ाया। तो आज सब तरफ से अच्छी खबरों का दौर था, और यही बड़ी वजह थी कि आज ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर बाजार पहुंचे ही नहीं, उसे पार भी किया और बंद भी हुए, और वो लेवल था 19,800 का। रेंज छोटी थी आज, नीचे 19,750, ऊपर 19,850, 100 पॉइंट की रेंज में बाजार ने ट्रेड किया, लेकिन बंद होते होते भारतीय बाजार 19,800 के ऊपर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करते हुए दिखे। हालांकि बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं रहा, 44,500 के ऊपर फिर भी बैंक निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी के दिन बंद होना बढ़िया कहा जाएगा। 44,700 के आसपास का जो ट्रेडिंग रेंज का ऊपरी सिरा है वहां तक बैंक निफ्टी पहुंचा भी। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भले ही आई हो, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग 44,500 के ऊपर देकर एक अच्छा संकेत ही दिया। लेकिन आज के स्टार फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थे। 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स, तो स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.1% की मजबूती के साथ बंद हुआ। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी बेहतर, यानी कि कह सकते हैं ओवरऑल मूड माहौल बहुत अच्छा। और अगर एक दिन और ग्लोबल संकेत आपको अच्छे मिल गए, कल भारतीय बाजार रिकवरी और तेजी दिखा दे, तो नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ने के फिर पूरे आसार बनते हुए दिखेंगे। तो यही बाजार की खूबी और खासियत है। सारी बुरी खबरों के बीच भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजार उन्हें नजरअंदाज करके तेजी के साथ ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और आइए आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 421 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से 1032 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। आइए अब सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, बाजार तो अच्छा दम दिखा रहा है, नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। टीसीएस के नतीजे आए, हमने देखा, और अनुमान के मुताबिक ही रहे, और भी बड़े बड़े जो रिजल्ट्स हैं वो लाइंड अप हैं।
अब बाजार पर कैसी नजर है आपकी और क्या लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में? गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार स्ट्रांग दिख रहे हैं। इतने बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद भी बाजार ने फिर से रिकवरी दिखाई जो एक्सपेक्टेड लाइंस में थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी स्ट्रांग है। उसके ऊपर अगर नतीजों की बात करें तो जैसे आपने अभी बताया कि टीसीएस के नतीजे अच्छे रहे, बायबैक है 17,000 करोड़ का, और भी बड़ी कंपनियां जो आएंगे ड्यूरिंग द रिजल्ट सीजन वो बाजार का रुख डिसाइड करेंगी। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार बाय ऑन डिप्स है। यहाँ पे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको मिड कैप स्मॉल कैप पे जरूर फोकस रखना है, और हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है क्योंकि नतीजों का मौसम है। नतीजों देखते हुए अकॉर्डिंगली बाजार मेरिट और डीमेरिट्स पे उसको थम्स अप या थम्स डाउन देंगे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार पे आप पॉजिटिव रहे। कहीं पे भी कोई भी ग्लोबल न्यूज के कारण डिप मिले उसको आपको मौके के रूप में देखना है और अक्यूमुलेट करना है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस सिद्धार्थ आपसे ले लेते हैं। पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो, आपके नजर में महीना 2 महीना का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? देखिए स्वाति, महीना 2 महीने के नजरिए से मुझे मेटल्स पैक काफी स्ट्रांग लगता है, और उसमें से मैं सेल को लेना चाहूंगा। स्टील अथॉरिटी को, वन ऑफ द लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर है। 5 लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ये प्लांट्स एसोसिएटेड है। ओवरऑल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं सेकेंड हाफ में, क्योंकि लोअर कोकिंग कोल कॉस्ट है। FY24 में सेल्स वॉल्यूम्स भी गाइडेंस जो कंपनी दे रही है 15% YOY विद टारगेट ऑफ 18.7 मिलियन टन, और मैनेजमेंट ये गाइड करे कि 1 लाख करोड़ का केपेक्स कर सकती है आने वाले 9 से 10 सालों में। हालांकि ये बहुत लंबा नजरिया है, बट FY24 में केपेक्स गाइडेंस करीबन 6,500 करोड़ का है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 93 का। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टारगेट आपको रखना है 93 का, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 85 का। जी, तो पोजिशनल व्यू सेल में रखने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। 93 के टारगेट और 85 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें महीना 2 महीना के लिहाज से खरीदारी कर सकते हैं। आइए अब आपसे समझते हैं सिद्धार्थ, आपकी नजर में लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक में खरीदारी की आप देंगे सलाह? स्वाति, लॉन्ग टर्म नजरिए से मैं लूंगा ऑटो इंडस्ट्री से, ओईएम स्पेस से अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 215 का, 215 का। अब ये प्योर प्ले है कमर्शियल व्हीकल का, बहुत ही मजबूत कंपनी है। FY23 में जो इनका मार्केट शेयर हुआ करता था वो 18.8% है, जो बढ़ के आया है। हम FY24 में भी मार्केट शेयर को बढ़ते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल वॉल्यूम्स 4% से ग्रोथ देख रहे हैं, रियलाइजेशन 9% से ग्रोथ देख रहे हैं, और मुनाफा बहुत जोरदार जूम होते दिख रहा है। मैनेजमेंट गाइडेंस FY24 की MHCV में, मीडियम हाई कमर्शियल व्हीकल में जो वॉल्यूम्स का दे रहे हैं वो 10 से 12% का दे रहे हैं, और बिजनेस बसेस का जो वॉल्यूम्स की जो ग्रोथ दे रहे हैं वो करीबन 30% का दे रहे हैं ये साल में। मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके बैठी है। वॉल्यूम्स का 7% CAGR से ग्रो हो सकता है, और मुनाफों के, अगर कामकाजी मुनाफों की बात करें तो करीबन 29% से ग्रोथ देख सकते हैं आप। अशोक लेलैंड में इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी मजबूत ट्रैक्शन या परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो अशोक लेलैंड पे खरीदारी की राय। टारगेट लंबे समय का 215, 215। 215 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म में अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर से पंकज त्यागी हमारे साथ है। पंकज जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम नमस्कार, मेरे पास IEX के 300 शेयर है और 218 की खरीद पर है। तो इसमें क्या करें मैडम, बने रहें कि इसको निकल जाए या होल्ड करें? आपका कब तक का इसमें होल्ड करने का नजरिया है? मैम मैंने 2021 में खरीदा था। तो कब तक रखेंगे? वही मैडम सलाह लेना है सर से, वो उसको क्या करना है, रखना है कि क्या करना है, गिर गया ज्यादा। अच्छा ठीक है, ऊंची खरीदे इनकी IEX पर सर, डिसाइड नहीं कर पा रहे अब इन्हें करना क्या है, क्योंकि नुकसान तो स्वाभाविक तौर पर इनके हो रहा है काफी। क्या करना चाहिए?
देखिए पंकज जी, आपको उछाल पे निकल जाने की सलाह है। बाजार में एक फिर से उछाल आया है, ये थोड़ी बहुत डाउनसाइड के बाद, तो मैं मानता हूं कि उछाल पे निकल जाने की सलाह आईएक्स पे। मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, आपको दूसरी कंपनियों पे निकल जाना चाहिए, आ जाना चाहिए यही स्पेस से, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म बिजनेस है पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। बट पावर में अगर देखा जाए तो पावर जनरेशन कंपनियां जैसे कि एनटीपीसी हो गई, टाटा पावर हो गया, इन कंपनियों पे नजर दे, इससे निकलने की सलाह। बिल्कुल, तो आईएक्स से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है। एनटीपीसी जैसे एक स्टॉक है, वहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। टाटा पावर को खरीद सकते हैं। ये आपके लिए कुछ ऑल्टरनेट सिलेक्शंस हैं सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश आगरा से अमित सिंह, नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? सर मेरे पास है इजी ट्रिप प्लानर, 1000 शेयर है, 41 के रेट से, और मेग मनी ऑर्गेनिक 400 है, 90 रेट से है। तो 3 से 4 महीने का व्यू चाहिए। दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? मेग मनी ऑर्गेनिक। अच्छा, कब तक रखना चाह रहे हैं? 3 से कब 4 तक महीने। रखना चाह रहे हैं स्टॉक्स? 3 से 4 महीने के लिए। 3 से 4 महीने इन स्टॉक्स पर इनका व्यू है। इजी ट्रिप प्लानर और मेग मनी ऑर्गेनिक्स, दोनों स्टॉक्स कैसे लगते हैं आपको सिद्धार्थ? जैसे देखिए, ईज माई ट्रिप को तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी फेस्टिव का मौसम है, लोगों का आना जाना, बुकिंग, फ्लाइट, होटल्स की बहुत बनती है, तो इस पे आपको बने रहना चाहिए 3-4 महीने के पर्सपेक्टिव से। मेग मनी ऑर्गेनिक्स पे मुझे लगता है कि आप अगर निकल जाए और इसमें दूसरी कंपनी पे स्विच कर जाए, जैसे कि दीपक नाइट्राइट, यही स्पेस से है, या फिर आप आरटी इंडस्ट्रीज पे आ जाए, वो ज्यादा बेहतर विकल्प दे सकते हैं आपको शॉर्ट टर्म में, रादर देन मेग मनी ऑर्गेनिक्स। मेग मनी ऑर्गेनिक्स की जगह आप दीपक नाइट्राइट में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, या आरती इंडस्ट्रीज आपके लिए एक बेहतर स्टॉक शायद साबित हो। इन रिकमेंडेशंस पर जरूर गौर कीजिएगा जो कि सिद्धार्थ की तरफ से आपके लिए आ रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर है बिहार बेगूसराय से प्रेम रस्तोगी जी, नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? सर मैंने एक्सपोर्ट की 20 क्वांटिटी बाय किया हुआ है। इसको रखना है या बेचना है? कब तक रखना है या बेचना है? 20 शेयर कितनी खरीदे आपकी? 3200 क्वांटिटी, 3200 में लिया है। 3200। और आपका ओरिजिनल व्यू कब तक का है? कब तक रखने का सोचा है आपने? वह 3-4 महीने रख सकता हूँ। 3-4 महीना 3200 की खरीद में 4000 के मुनाफे के साथ क्या व्यू रहेगा आपका सिद्धार्थ? देखिए प्रेम जी, एस्कॉर्ट्स पे आप बने रह सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये भी एक वन ऑफ द लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है एस्कॉर्ट्स। आप इस पे बने रह सकते हैं, 3-4 महीने का नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मॉनसून की बात करें तो थोड़ा सा कमजोर रहा है ओवरऑल, अगर एवरेजेस की बात करें, बट ये कंपनी अच्छी है तो एक मोमेंटम बन सकता है, तो आप 3-4 महीने के नजरिए से आप बने रह सकते हैं। बने रहिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर, यही राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की आपके लिए। हरियाणा, ओके, हिमांशु जी हमारे साथ लाइव कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हिमांशु जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम 1200 है, 93.6 पे। उज्जीवन स्टॉक फिर से 1500 बताएंगे है प्लीज। जी, 93.6 पे आईडीएफटी। उज्जीवन 1555.26 पे, हाँ, एंड जेएनके बैंक पे 2106 पे। ठीक है, कितना तक का व्यू है आपका इन स्टॉक्स पर? मैम 1 साल 2 साल लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स आईडीएफसी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और जेएनके, तीनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको सिद्धार्थ? देखिए, जेएनके में बने रह सकते हैं, उज्जीवन पे मेरा उतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और आईडीएफसी फर्स्ट भी आप बने रह सकते हैं। छोटी बैंकों में मुझे लगता है कि आपको एक अगर विकल्प देखते हो, क्योंकि ये तीनों ही बैंक एवरेजेस में है, तो मुझे लगता है कि फेडरल बैंक फॉलोड बाय करूर वैश्य बैंक, ये दोनों ही कंपनियां मुझे बहुत मजबूत लगती है छोटे बैंकों में, और इसके ऊपर अगर आप स्विच करना चाहे तो स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, करूर वैश्य, फेडरल बैंक, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं।
राज शर्मा जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास टीसीएस की अक्टूबर सीरीज की 3620 की कॉल है 80 रुपीज से, और एक सेंट्रल बैंक 33 रुपीज से। ओके। क्या कोई आपका व्यू है, कब तक रखना चाह रहे हैं इसको? सेंट्रल बैंक में लॉन्ग टर्म का है। ओके। टीसीएस और सेंट्रल बैंक, सर बताइए, दोनों स्टॉक, टीसीएस के तो नतीजे भी आए हैं, क्या व्यू रख रहे हैं आप? देखिए, सेंट्रल बैंक पे तो हमारी कोई रिपोर्ट या कोई टारगेट्स नहीं है, तो इसको आपको उछाल पे थोड़ा सा मोमेंटम पीएसयू में जरूर है, तो आपको उछाल पे शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से रख के निकल जाना चाहिए, अच्छा मुनाफा लेके। और दूसरी बैंकों में अगर देखा जाए पीएसयू में, तो एसबीआई में जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना हो तो वो आपको टीसीएस में रखना चाहिए। मजबूत नतीजे दिए, साथ ही साथ बाईबैक भी है 17,000 करोड़ का। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम काफी पॉजिटिव है टीसीएस पे, हालांकि काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर और रिजल्ट्स भी उम्दा नहीं आ रहे थे पिछले 2 क्वार्टर्स से। बट अब हमें लगता है कि स्लोली स्टडीली अब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो, तो हमें लगता है कि एक रिकवरी का माहौल बन सकता है आईटी कंपनियों के लिए, और टीसीएस सबसे बड़ा दिग्गज है, तो टीसीएस पे बिल्कुल लंबे समय के लिए आपको बने रहना चाहिए। लंबे समय के लिए टीसीएस से बने रहिए। एसबीआई, अगर बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू स्पेस पे देख रहे हैं तो एसबीआई एक अच्छा आपके लिए विकल्प हो सकता है, जिसका जिक्र किया है सिद्धार्थ सिडानी ने। कर्नाटका से अनिल जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार अनिल जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा गुड इवनिंग मैम, मेरा बीएलएस है मैम, 10,000 शेयर है 210 पे, और भारत फोर्ज है 2,000 शेयर है 1,050 पे, क्या किए मैम? भारत फोर्ज और डीएलएफ, ओके। और कब तक के लिए आपने स्टॉक्स लिए हैं? बीएलएफ यस यस, डीएलएफ एंड भारत फोर्ज। डीएलएफ नहीं मैम, कब तक के स्टॉक्स रखे हैं आपने? बीएलएफ सर डीएलएफ ही बोला मैंने। बी फॉर भारत। अच्छा, बीएलएस, सॉरी, बीएलएस इंटरनेशनल, ओके माय बैड। कब तक के लिए स्टॉक्स रखे हैं आपने? 210 पे लिए था मैम, 10,000 शेयर है। अच्छा, ऑल राइट सर, बीएलएस इंटरनेशनल और भारत फोर्ज दोनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी राय? देखिए, बीएलएस इंटरनेशनल की अगर बात करो तो जिस हिसाब से ओपन अप हो गया है, वीजा प्रोसेसिंग की कंपनी है, और जिस हिसाब से फॉरेन ट्रैवल चालू है, डेफिनेटली इसमें एक नतीजे अच्छे रह सकते हैं। अब ये कितने टाइप अच्छे करते हैं आने वाले समय में, उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आप देखें तो हर तिमाही नतीजे आप जरूर ट्रैक करें और अकॉर्डिंगली इसके ऊपर मजबूती बनाए रखें। दूसरी कंपनी कौन सी कही? भारत फोर्ज। भारत फोर्ज पे बिल्कुल बने रहना है इनको, और मैं मानता हूं कि फोर्जिंग का बिजनेस काफी मजबूत है। इनका डिफेंस में भी एक अच्छा योगदान रहता है भारत फोर्ज का। हालांकि हमारा कोई टारगेट या लक्ष्य या रिपोर्ट नहीं है, बट मैं ये कहूंगा कि भारत फोर्ज जिस हिसाब से हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं, फ्यूचर प्लान्स है, भारत फोर्ज पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल रही आपके दोनों स्टॉक्स पर राय। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजारों की तेजी के बाद आज बड़ा सवाल है कि क्या तेजी का चौका अमेरिकी बाजार लगाएंगे। वैसे डाउ फ्यूचर्स तो यही कह रहे थे जब हम बंद हुए, लगभग 60-65 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, तो एक और अच्छे और मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद तो है। लेकिन देखिए, बड़ी सवाल ये कि एक, इजराइल और हमास के बीच में जो तनाव चल रहा है उसमें कोई खराब खबर ना आए। दूसरा, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड थोड़े से स्टेबल से रहें। 3 दिन से लगातार बढ़ने के बाद हो सकता है अमेरिकी बाजार थोड़े साइडवेज हों या ठहरने की कोशिश करें, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग है। बुरी खबरों पर अमेरिकी बाजार नेगेटिव रिएक्शन देने के बजाय और तेजी दिखाने की कोशिश करें, यानी कि तेजी का मूड माहौल तो अच्छा है, तो संकेत थोड़े हम वहाँ से लेंगे, और कच्चा तेल भी हमारे लिए होगा इम्पोर्टेंट। लेकिन हमारे अपने संकेतों में आज के डेटा देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। कल के डेटा में पहला संकेत मिला कि एफआईज की तरफ से बिकवाली से हाथ रोका जा रहा है, हो सकता है खरीदारी के आंकड़े दिख जाए। तो आज देखते हैं एफआईज का कैश मार्केट में आंकड़ा कैसा दिखता है, क्या वायदा कारोबार में भी कुछ और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के नंबर्स नजर आते हैं। इन सब के बीच में कल होगी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, और इस वीकली एक्सपायरी के दिन आपके लिए जो रेंज है सपोर्ट की वो ऊपर की तरफ। अब क्या रेंज है?
19,675, 19,750 कल के लिए है सपोर्ट जोन और ऊपरी स्तरों पर 19,900 से 20,000 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 44,200, 44,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कल के लिए ये काम करेगा, क्योंकि आज तो वीकली एक्सपायरी भी हो चुकी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में पोजीशंस कल रहेगी हल्की, और एक बार 44,700, 44,800 की रेंज को बैंक निफ्टी ने पार किया तो 45,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। लेकिन इन सबसे अलग मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का एक्शन कल भी जारी रहेगा और आगे बढ़ेगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जानने के लिए एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका हमारे साथ है। नितिन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं कल के बाजार में? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी और लग रहा है कि और शॉर्ट कवरिंग आएगी और हमें 19,800 की कॉल ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 62 है, बट इसकी राइट बाइंग प्राइस 45 की रेंज में है। अगर आपको हल्की भी कोई ओपनिंग डिप मिलती है और 40 से 45 की रेंज में 19,800 की कॉल अगर मिलती है तो वहां पे खरीदना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस होगा आपका 15 रुपए का, और 40-45 में अगर मिल जाती है आप ले लेते हैं तो फिर आपके टारगेट बनेंगे करीब करीब 75 से 80 रुपए के। ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपायरी कल वीकली एक्सपायरी होगी वो अपर बैंड की तरफ होगी और 19,850 से 19,900 की तरफ एक्सपायरी होने की उम्मीद लग रही है जी। ओके, तो ये रही इंडेक्स में नितिन मुरारका जी की कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सिद्धार्थ, आपकी नजर में 1 से 2 दिन के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? ये बिल्कुल स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए से आपको जो खरीदना है वो है यूपीएल, जिसका अभी का क्लोजिंग रहेगा 627 का और स्टॉप लॉस होगा 615 का और टारगेट होगा 645 का। 615 का स्टॉप लॉस, 645 का टारगेट। वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी और द टॉप 5 में आती है वर्ल्ड में। इस पे खरीदारी की राय 645 के टारगेट के लिए। यूपीएल में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।